गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप देख रहे हैं विजुअल क्लास ऑफ गया के अंतर्गत गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 2। मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम रंजन, रंगलाल इंटर विद्यालय शेरघाटी से, और लेकर आया हूं आपके सामने भूगोल विषय के शीर्षक भारत भू आकृतिक संरचना और उसके बनावट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के पाठ्य विषय की चर्चा करने के पहले मैं पूर्व में पढ़ाए गए पाठ्य बिंदुओं के बारे में एक बार रिकॉल करना चाहूँगा। जैसा कि आप पिछली कक्षा का वीडियो देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि भारत के विभिन्न भू आकृतिक संरचनाओं की चर्चा उसमें की गई थी और आप बेहतर तरीके से उसको समझ पाए थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। आज के पाठ्य वस्तु पर चर्चा करने के पहले एक बार पूर्व की कक्षा में पढ़ाए गए बिंदुओं को संक्षिप्त रूप में आप देखेंगे। आज इस स्लाइड के माध्यम से मैं बता रहा हूं पिछली कक्षा के बारे में। भारत के विभिन्न भूवैज्ञानिक भूखंडों को 3 भागों में बांटा गया, जिसको प्रथमतः हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भूखंड के बारे में। दूसरा भाग जो था हमारा वह था हिमालय और उसके प्रायद्वीपीय भाग के बारे में। तीसरा गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग के बारे में। पुनः हम यदि स्लाइड की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि विभिन्न भू आकृतिक खंडों को भी 6 भागों में बांटा गया था। भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी पहाड़ी भाग, जिसे हम पर्वतीय भाग बोलते हैं। दूसरा जो भाग था हमारा उत्तरी विशाल मैदानी भाग, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग। तीसरा भाग प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिणी पठारी भाग भी उसको हम कह सकते हैं। चौथा भाग भारतीय मरुस्थल। पांचवा भाग समुद्र तटीय मैदान और छठा भाग भारतीय द्वीप समूह। 6 भागों में बांटकर भारत के मानचित्र को हम बखूबी समझ सकते हैं। यहाँ की धरातलीय बनावट के बारे में पुनः हम आपका ध्यान इस मैप की ओर ले जाना चाहूँगा, जो कि पूर्व की कक्षा से संबंधित है। पिछले बार इसमें हमने चर्चा किया था कि जो हमारा हिमालय जो है देश के उत्तरी भाग में स्थित है। बार बार प्राय ऐसी बात बताई जाती है आपको कि उत्तर का पर्वतीय भाग। आखिर उत्तर का पर्वतीय भाग क्यों कहें, या हिमालय का पर्वतीय भाग भी कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप को याद रखने के लिए बेहतर तरीका से कि इसका डायरेक्शन क्या है, तो देश के उत्तरी भाग में है, इसलिए इसमें उत्तर का पर्वतीय भाग शामिल किया गया। उत्तर का मैदानी भाग कहा गया, जिसे हम केवल मैदानी भाग के नाम से भी जान सकते हैं, या फिर नदियों का नाम लेकर के भी इसको हम संबोधित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हिमालय को कि यह एक तलवार के रूप में, चाप के रूप में ये फैला हुआ है। सबसे ऊपर में कश्मीर हिमालय, फिर उसको हम 5 भागों में बांट के अध्ययन पिछली कक्षा में किए थे। महत्वपूर्ण जो हमारी जो चोटियाँ हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, क्या आप नाम जानते हैं उसका? जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। 8,848 मीटर समुद्र तल से ऊपर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 या काराकोरम 2 के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यह भारत की सीमा में है। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से थोड़ी कम है। और भी कई महत्वपूर्ण चोटियां इस हिमालय में हैं। अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ है, हिमाच्छादित है, चूँकि अधिक ऊंचाई पर जाने पर ऊंचे शिखरों पर बर्फ गिरता है फाहे के रूप में, और वह जम करके हिमाच्छादित हो जाती हैं। कई नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हैं, जिसमें आप महत्वपूर्ण नदियों को ले सकते हैं। गंगा नदी है हमारी, भारत में पूज्य स्थान प्राप्त है। हम लोग इसे पूजनीय माता के रूप में जानते हैं, गंगा माँ के रूप में जानते हैं। कई जो हमारा भजन है उसमें आप सुने होंगे, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। पानी तो सभी नदियों में प्रवाहित होता ही है, लेकिन गंगा नदी को भारतीय लोक आस्था में माँ का दर्जा दिया गया है। छठ व्रत के अवसर पर हम इस गीत को बखूबी दोहराते हैं। खैर, आगे की ओर हम देखते हैं। इनमें और कई भाग जो है, सबसे प्रथम भाग हिमालय का उत्तरी भाग। दूसरी भाग की जो बात हम करेंगे, इससे सटे दक्षिणी भाग है
जो कि मैदानी भाग है, इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। पूर्व की कक्षा में मैंने बताया था कि हिमालय को 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहला था कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय का भाग, आप इस भाग में देख रहे होंगे। दूसरा जो भाग है हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, इसे से सटे भाग। तीसरा है सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय। चौथा है उत्तरांचल हिमालय, अरुणाचल हिमालय। और सबसे अंतिम वाला भाग जो है, जो कि पहाड़ी का ही एक भाग है, जिसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं 3 जनजाति वहाँ पर मुख्य रूप से अधिक संख्या में हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तीनों पहाड़ी का नाम भी इन्हीं जनजातियों के नाम पर रखा गया है, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया। बच्चों, आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि यह नामकरण वहाँ पाए जाने वाले जनजातियों के निवास स्थान के आधार पर किया गया है। ये पूर्व की कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे, वह होगा उत्तरी भारत के मैदानी भाग के बारे में चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर भारत का मानचित्र देख रहे हैं। यह भाग जो कि बर्फ से आच्छादित है, सफ़ेद कलर से उसको यहाँ पर डिनोट किया गया है, दिखाया गया है। यह भाग इस रूप में चाप के रूप में फैला हुआ है। इसके सटे दक्षिणी भाग जो देख रहे हैं वह है मध्यवर्ती मैदानी भाग, जिसको हम लोग बोलते हैं, या उत्तरी मैदानी भाग के नाम से जानते हैं। नदियों के प्रमुखता के कारण इसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग के नाम से जानते हैं। जो दूसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार को हम 3 भागों में बांट करके आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। व्हाइट बोर्ड पर हम मैप का द्वारा बताएंगे थोड़ी देर के बाद। दूसरा जो भाग है दक्कन का पठारी भाग, उसका पहला भाग हुआ। दूसरा भाग जो मध्यवर्ती उच्च भाग है। तीसरा जो भाग है उसका वह है उत्तर पूर्वी पठारी भाग। पुनः उसके बाद में जब हम अध्ययन करेंगे भारत के मरुस्थलीय भाग के बारे में, मरुस्थलीय भाग के बाद में फिर हम चर्चा करेंगे समुद्र तटीय मैदान के बारे में। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पुनः सबसे अंत में भारत का जो भाग होगा वह भारत के मुख्य भूमि से थोड़ा दूर हट के समुद्र के अंदर वह हमारा होगा भारतीय द्वीप समूह। भारत की सीमा रेखा के अंदर है, इसलिए हमारा उस पर अधिकार है। वो हमारा ही अभिन्न अंग है, उसको छोड़ करके हम भारत कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्राचीन ज़माने से ही उससे हमारा संबंध रहा है। भारतीय द्वीप समूह को आप देखेंगे हिंद महासागर के ऊपर में बंगाल की खाड़ी जो देश के पूर्वी भाग में है, और पश्चिमी भाग में अरब सागर। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह और पूर्व भाग में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्राचीन काल में जब हमारा भारत गुलाम था, प्राचीन काल ना कहें बल्कि कुछ समय पहले अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारतीय लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता था और वहाँ पर सज़ा के रूप में भेज दिया जाता था, जिसे हम काला पानी की सज़ा के नाम से जानते हैं। आज भी बच्चों को डराया जाता है काला पानी भेज देंगे, वो चीज़ अभी भी है। अब हम लोग देखेंगे अपना व्हाइट बोर्ड को ऊपर आप ध्यान देंगे। आज के कक्षा के हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं भारत को हम मानचित्र के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर यह भारत का मानचित्र है। हम यहाँ पर संख्यांकों का प्रयोग करेंगे। भारत के 5 जो भाग हमने बताया उसके सुस्पष्ट तरीके से बताने के लिए। यह जो भाग हुआ जो कि चाप के आकार में है वह है पहला भाग। पहला भाग यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसे हम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के नाम से जानते हैं, या फिर हिमालय पर्वत श्रेणी भी कह सकते हैं इसको, हिमालय पर्वत श्रेणी। यह देश के उत्तरी भाग में है। उत्तर में विशाल पर्वत, दक्षिण में हमारा महासागर। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है और दक्षिण में चरणों को ढोता सागर का सम्राट है, हिंद महासागर। ये वाला भाग हो गया पहला भाग। दूसरा जो भाग है
उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश से सटे दक्षिणी भाग। दूसरा भाग को हम लोग लिखेंगे उत्तरी मैदानी भाग। चूँकि यह देश के उत्तरी भाग में स्थित है इसीलिए उत्तरी शब्द लगाया गया है। इसे हम मैदानी भाग भी कह सकते हैं, मैदान के रूप में है। इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाकर जमा किए गए निक्षेप से हुआ है। उस निक्षेप को हम लोग पिछली कक्षा में जलोढ़ के नाम से अध्ययन किए थे। जलोढ़ उस प्रकार की मिट्टी को कहते हैं जो कि जल के द्वारा ला करके जमा किया जाता है। तीसरे भाग जो हम लोग अध्ययन करेंगे, तीसरा भाग जो है हमारा भारतीय मरुस्थल इंडियन डेजर्ट, जिसे हम थार का रेगिस्तानी प्रदेश भी कहते हैं, देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। चौथा भाग जो कि दक्षिणी हिस्से में पतला और क्रमशः उत्तर की ओर बढ़ने पर चौड़ा हो जाता है, पुनः उसकी चौड़ाई घटती है, लगभग चतुर्भुजाकार आकृति में है। यह भाग जिसे 4 अंक से दिखाया जा रहा है वह है पठारी भाग, पठारी भूभाग। दक्कन मुख्य श्रेणी के रूप में, दक्कन के पठारी भाग के रूप में भी इसको लोग जानते हैं। अब रही बात पांचवा भाग जिसे हम समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। चूँकि यह 2 भागों में बटा है इसीलिए हम इसे भी अलग अलग अंकों के द्वारा लिखते हैं। 5 का 1, 5, 2, 5 हम यहाँ पर लिख रहे हैं। यह है समुद्र तटीय मैदान। इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा पश्चिम तटीय मैदान। छठा जो भाग है हमारा भारतीय द्वीप समूह का है। यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल और इधर हम लोग बोलते हैं अरबियन सी या अरबियन ओशन बोलेंगे इसको। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप समूह। श्रीलंका इधर है हमारा। अब हम ध्यान देंगे उत्तर के मैदानी भाग की चर्चा जब हम करेंगे तो यह देखते हैं कि यह भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियां, हिमालय से निकलने वाले 3 प्रमुख नदियों में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं, उनके द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। पूरब से पश्चिम इस मैदान की जो लंबाई है वह लगभग 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई समान नहीं है, कहीं 150 किलोमीटर है, कहीं 300 किलोमीटर तक चौड़ी है। जलोढ़ निक्षेप की बात करें ऊपर से नीचे की ओर तो इसकी गहराई भी समान रूप से नहीं देखी जाती है। 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक गहराई है। आश्चर्य होता होगा, 1000 मीटर इतना गहरा जलोढ़ निक्षेप कम समय में तो जमा नहीं हुआ, काफ़ी लंबा वक्त लगा, करोड़ों वर्ष लगे होंगे उतना जलोढ़ निक्षेप के जमा होने में। अब उत्तर से दक्षिण की ओर यदि हम जाएंगे तो यह जो मैदानी भाग है हमारा, गंगा का जो मैदानी भाग है, उत्तरी भारत का मैदान विभाग है, उसे हम 3 भागों में बांटते हैं, भावर, तराई और जलोढ़ मैदान के रूप में। पुनः जलोढ़ मैदान को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, खादर और बांगर। भावर जो है वह 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा और शिवालिक पहाड़ी के समानांतर फैला हुआ है। समानांतर तो समझते हैं, समान अंतर पर फैली हुई जो श्रेणी है। स्थलीय भाग को हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं जलोढ़ मैदान के अंतर्गत में, तो यह फैला हुआ है। यहाँ पर चूंकि नदियाँ
वेगवती होती हैं, तेज धारा होती है उसकी, अपने साथ चट्टान का टुकड़ा, पत्थर, ये सारा कुछ बहा करके लाता है। इसलिए यहाँ पर जो निक्षेप होता है आकार में वो थोड़ा बड़ा होता है, घिस करके आता है, चूँकि पानी के द्वारा गोल गोल पत्थरों के रूप में होता है, जिसे हम गोलास में कहते हैं। नदियाँ इस भाग में विलुप्त सी लगती हैं, चूँकि कंकड़ पथरीले भाग में पानी अंदर प्रवेश कर जाए तो ऊपर पानी दिखनाई नहीं पाता, लेकिन यही नदी तराई क्षेत्र में पुनः प्रकट होती हैं। इसके दक्षिणी भाग में तराई क्षेत्र है, जिसकी चौड़ाई कहीं 10 किलोमीटर है, कहीं कहीं 20 किलोमीटर भी इसकी गहराई देखी जाती है। स्लाइड की ओर आप ध्यान दीजिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिखलाया गया है खादर और भांगर वाले भाग को। खादर जो होता है उसमें जो निक्षेप के कण होते हैं अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। अपेक्षाकृत शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी तुलना मैं भागर वाले मिट्टी भाग से करूँगा। यहाँ पर जो जलोढ़ निक्षेप जो होते हैं वो महीन कण होते हैं, या जो बांगर होता है जो कि नई जलोढ़ मिट्टी है, खादर पुरानी जलोढ़ मिट्टी के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। इस नदी प्रदेश में प्रकट होती है, जिसे तराई कहा जाता है। तराई क्षेत्र जो होता है चूँकि पेड़ पौधों से ढका होता है, वहाँ पर मिट्टी के कण महीन होते हैं, इनमें फसलों की खेती की जाती है। पुराना जो जलोढ़ मिट्टी है जो बांगर कहलाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। इस मैदानी भाग में दोनों तरह के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। दोनों तरह के मतलब जिसको हम अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कहते हैं और निक्षेपण, दोनों तरह की क्रियाएं यहाँ पर होती हैं। ब्रह्मपुत्र के घाटी के मैदानी भाग में बालू रोधिका, नदी द्वीप, गोखुर झील और पाए जाते हैं। यह विख्यात है बालू रोधिकाओं के लिए। यह स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं आप। मुहाने पर, इसके मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा नदी के मुहाने पर जब निक्षेप जमा होता है तब उसे हम डेल्टा के रूप में जानते हैं। बच्चे आप भली भांति जानते होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाकर बहाकर जमा किए गए जलोढ़ के निक्षेपण के द्वारा हुआ है, जो कि हम चर्चा कर रहे हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम देखते हैं सुंदरबन का डेल्टा, जो कि लगभग सपाट मैदान है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई काफ़ी कम है। इसकी ऊंचाई 50 से लेकर 100 मीटर तक ही है। निक्षेपण मतलब समुद्र के तल से इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती होती है। भारत के मुख्य फसल के रूप में चावल, गन्ना, जौ जैसे महत्वपूर्ण फसलों की खेती होती है, जो कि यहाँ के जनजीवन का आहार है। अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर स्थलाकृतियों के देखने के लिए आप देख रहे हैं, यहाँ पर यह जो है विसर्प, जो मुड़ मुड़ करके नदियाँ बह रही हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रेडेड रिवर, गुम्फित नदी जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये कई भागों में पतली पतली धाराओं के रूप में बहने लगती हैं, जिसको हम लोग चित्र के द्वारा देख रहे हैं। आप पूरा फैला हुआ है, इनकी जल धाराएँ काफ़ी फैली हुई हैं, ब्रेडेड हैं, फैली हुई हैं। और यहाँ पर ऑक्सबो लेक, जिसको हम लोग गोखुर झील कहते हैं, आकार गाय के खुर के तरह, गाय के पैर में जो कठोर भाग होता है खुर हम लोग उसको बोलते हैं, उसकी तरह का आकार, उसके आकार का होता है, तो वो हम लोग ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं। चित्र के माध्यम से स्पष्ट तरीके से बताने के लिए यहाँ पर स्लाइड में दिखलाया गया है उसको। अब आप देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय भाग किसे कहते हैं? वह भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। यह देश के दक्षिणी भाग में स्थित है, त्रिभुजाकार। इसे भी कई भागों में बांटा गया है। इसका विस्तार उत्तर में दिल्ली तक, कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ी, पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ, गुजरात, गिर का वन जो है गुजरात में है, वहाँ तक है। कार्डामोम की पहाड़ी इसी का हिस्सा है। इसके भी कई पठार भाग इसमें शामिल हैं। हजारीबाग का पठार हो गया, पलामू का पठार हो गया, रांची का पठार हो गया, दक्षिण भारत में कोयम्बटूर का पठार, कर्नाटक का पठार, सारा कुछ इसमें शामिल है, ये दिखलाया गया है। और यहाँ पर प्रायद्वीपीय भाग में
जो है नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर उसकी ढाल कम होती जाती है। अब यहाँ पर बहाव की दिशा हम देखते हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण स्थलाकृति है उसमें हम देखते हैं ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी को भी देखते हैं। नर्मदा नदी में आप भ्रंश घाटियों को देख सकते हैं, खुले नग्न चट्टान के रूप में हम देखते हैं। और यहाँ पर एक विशेष रचना होती है जिसे हम हमोकी टेकरी के नाम से जानते हैं, क्वाड्रैट भित्ति, जिसे हम देखेंगे यहाँ पर आगे मैप, यहाँ पर मानचित्र के रूप में हम दिखलाएंगे आगे में। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो हमक जो है, हिमोकी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, यह समतल प्राय मैदान की तरह होता है, लेकिन स्थान स्थान पर ऊंचे ऊंचे टीले के रूप में होते हैं। यह वाला भाग आप पूरे स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी के अंदर में हम दिखला रहे हैं आपको नर्मदा नदी का एक तस्वीर लगा के यहाँ पर दिखलाया गया है। ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है, रिफ्ट वैली के रूप में इसको हम देखते हैं। यह काफ़ी भाग जो है हमक का वह लगभग समतल जैसा है, इसमें घास उगा हुआ है, इधर पशु चारण अपना कर रहा है, तो यह भाग इस रूप में है। जबकि रिफ्ट वैली में तेज बहाव के साथ हम गंगा नदी नहीं बल्कि हम लोग उसको नर्मदा नदी को प्रवाहित होते हुए वहाँ पर देखते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे वह है यहाँ पर भ्रंश फॉल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वह भी देखा जाता है। जब भ्रंश की चर्चा हम करेंगे तो उसमें एक महत्वपूर्ण भ्रंश है भीमा भ्रंश। चूँकि यहाँ पर कई बार पर्वत निर्माण, पुनः भ्रंश, फिर निर्माण, इसकी प्रक्रियाएं हुई है, तो भ्रंश का जब बात हम करेंगे तो भीमा का नाम लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब प्रायद्वीपीय पठार में विभिन्न प्रकार की विविधताएं दिखलाई पड़ती हैं। कहीं नदियों में खड्ड है, उससे भी महाखड्ड, बीहड़, चंबल का नाम लेते ही आपके मन में जो उठता होगा वहाँ पर जो विषम स्थिति वो काफ़ी भयावह देखते हैं। चंबल, भिंड और मुरैना के महाखड्ड इसी भाग में है और उच्चावच के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। मैं पुनः याद दिलाता हूँ बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? उच्चावच के आधार पर, रिलीफ फीचर के आधार पर। सबसे पहला भाग है दक्कन का पठार, दूसरा है मध्यवर्ती जो भाग है वह है मध्य उच्च भूमि, और तीसरा जो भाग है वह सबसे अंत में उत्तर पूर्वी पठारी भाग। अब एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। दक्कन के पठारी भाग जो है इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूरब में पूर्वी घाट तक फैला हुआ है। इसी के अंतर्गत में सतपुड़ा के रेंज, मैकाल पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, ये सारा कुछ इसी में समाहित है। अलग अलग स्थान पर इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। दक्षिण भारत में कार्डामोम की पहाड़ी का नाम आप लोग सुने होंगे, इलायची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, वह भी इस दक्कन के पठारी भाग में शामिल है। सबसे ऊंची दक्षिण भारत में सबसे ऊंची जो चोटी है अनाईमुदी दक्कन के पठारी भाग में स्थित है। दूसरी जो ऊंची चोटी है जिसे हम लोग नाम जानते हैं दोदा बेटा, 2695 मीटर ऊंची है। यह पश्चिमी घाट पहाड़ी के हिस्से में है। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर इस नक्शे के द्वारा ये प्लेटों को दिखलाया गया इस मैप में। प्लेटो कहते किसको हैं आखिर, ये भी समझ लें हम लोग। यह मैदानी भाग से 150 से अधिक मीटर ऊंचे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम पठार के रूप में जानते हैं, प्लेटो के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे प्लेटो का दिखाया गया है एक तस्वीर, देख रहे हैं। ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है, इसका शिखर सपाट है, लगभग समतल है। यहाँ पर देश के महत्वपूर्ण जो पठारी भाग हैं उसको दिखाया गया है। छोटा नागपुर का पठारी भाग, उसके दक्षिण में रांची के पठारी भाग, हजारीबाग का पठारी भाग, फिर यहाँ पर देखते हैं बघेलगंज के पठारी भाग, छत्तीसगढ़ का पठारी भाग, डेक्कन ट्रैप को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और मालवा का पठार है, मारवाड़ का पठार है। उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले क्या है, पर्वतीय भाग, दूसरा भाग मैदानी भाग, तीसरा भाग पठारी भाग है। अब पुनः आगे में हम देखते हैं दूसरा भाग जो है मध्यवर्ती उच्च भाग। उच्च भाग में जो है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई थोड़ी अधिक होती है।
100 से लेकर के 900 मीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। यहाँ पर इनकी श्रृंखलाएं जो होती हैं टूटी फूटी हुई हैं, अनवरत नहीं है, कटी छटी होकर के टूटी टूटी हुई हैं। भूगर्भिक इतिहास में यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ कायांतरित चट्टानें मिलती हैं। कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक, जो अपना रूप अंतरित कर लिया है सेडिमेंटेशन के बाद में, ये कायांतरित चट्टानों की चर्चा हम करते हैं। तो कायांतरण का मतलब ही काया में अंतर आया। कायांतरण, काया मतलब शरीर, शरीर का मतलब रूप, तो अपना रूप बदलने के बाद में कायांतरित चट्टानें बनती हैं। कायांतरित चट्टानें संगमरमर के रूप में होती हैं, स्लेट के रूप में होती हैं, नाइस के रूप में देखते हैं। और समुद्र से इसकी ऊंचाई जो है 700 से लेकर 1000 मीटर के बीच में है। उत्तर पूर्व में इसकी ऊंचाई जो है कम होती जाती है। यहाँ पर विभिन्न घाटी भी है, बनास घाटी, चंबल, और इस बनास जो है एक नदी भी है, बनास नदी, जो कि चंबल की सहायक नदी है। यह पश्चिम में अरावली से निकलती हैं, राजमहल की पहाड़ी तक इसका विस्तार है। पठारी भाग जो होते हैं रत्न गर्भा कहलाते हैं, खनिज भंडार से भरपूर होते हैं, और यह भाग भारत के आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम आगे चर्चा करेंगे पठारी भाग का तीसरा भाग, जो कि उत्तर पूर्वी पठारी भाग है। इसे मैप के द्वारा भी दिखलाया गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं उत्तर पूर्वी पठारी भाग में जो है इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व में खिसकने के कारण इस भाग का निर्माण हुआ है मेसोजोइक एरा में। तो ये देखते हैं कि यहाँ निवास करने वाली जो 3 महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं, जिन्हें हम गारो, खासी और जयंतिया के रूप में जानते हैं, तो उनके निवास स्थान होने के कारण इन पहाड़ियों को 3 नामों से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए आप, जो मैं इंगित कर रहा हूँ, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स, ये इस भाग में उत्तर पूर्व का पठारी भाग का ही एक हिस्सा है। मेघालय में इस पठार के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों को निकाला जाता है, उनका दोहन किया जाता है। इसमें चूना पत्थर, लोहा, यूरेनियम और कोयला जैसे खनिज भंडार पाए जाते हैं। मेघालय के पठार में अपर्दन की क्रियाएं भी हुई हैं। अपर्दन के फलस्वरूप जो अस्तागृहों का निर्माण हुआ है यहाँ पर आसानी से देखा जाता है। आप देख रहे हैं इसमें बांग्लादेश भी स्थित है। ये वाला भाग जो है हमारा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाकर जमा किए गए अवसाद के द्वारा डेल्टा का निर्माण यहाँ पर हुआ है। अब हम चर्चा करेंगे भारतीय मरुस्थल की, जो कि देश की उत्तर पश्चिमी भाग में है, थार डेजर्ट के रूप में। यह अरावली पहाड़ी से पूर्वी भाग में स्थित है। यह भाग समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, सतह असमतल है। चूँकि यह भाग वर्षा कम प्राप्त करता है, यहाँ पहुँचते पहुँचते वर्षा में नमी की मात्रा कम हो जाती है, वर्षा नहीं हो पाती है, वायु में नमी की मात्रा कम होने के वजह से, तो अल्प वृष्टि के कारण यह भाग मरुस्थलीय हो गया है। वर्षा यहाँ पूरे वर्ष में 150 मिलीमीटर तक ही होती है। यहाँ शुष्क वनस्पति मिलती है, शुष्क मरुभूमि है, नमी की मात्रा कम है, तो पेड़ पौधे भी स्वाभाविक रूप से वैसे उत्पन्न होंगे यहाँ पर जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। नागफनी, बबूल, कीकर जैसे कम पानी में जीवित रहने वाला पौधा यहाँ पर आसानी से देखा जाता है। अब देखा जाता है कि यहाँ पर मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र जो था वो समुद्री भाग का हिस्सा था। बाद में इसकी पुष्टि होती है, एक जीवाश्म पार्क बनाया गया है आकल में, आकल स्थान में। उसमें जो प्रमाण है उसके आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि मेसोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ था। यहाँ पर कास्ट जीवाश्म पाए गए हैं जिसका आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आंका गया है कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा। तो यह इसकी प्राचीनता का एहसास करवाता है। अब इसके भौगोलिक संरचना में हम लोग देखेंगे कि इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, सिंध की ओर ढाल वाला भाग यानी उत्तरी भाग, और पुनः कच्छ के रण की ओर ढाल वाला भाग यानी दक्षिणी भाग। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन कौन से तरह के धराकृतियों का निर्माण यहाँ पर हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक झील है जिसे हम प्लाय लेक के रूप में जानते हैं। प्लाय लेक जो होता है, प्लाय झील जो होता है बहुत कम गहरा होता है, उथला होता है, छिछला सागर है। इसमें खारे पानी की वजह से इसमें नमक का निर्माण भी किया जाता है। मुख्य नदी यहाँ पर है लूनी नदी, जो राजस्थान की एकमात्र अंतःस्थलीय नदी है।
उद्गम भी होता है और ये आंतरिक भागों में ही इसका समापन भी हो जाता है। यहाँ प्लाया झील मिल जाती है, जल खारा होता है जिससे नमक का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आप धराकृतियों को देख सकते हैं। यहाँ पर यह जो मरुभूमि है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष नहीं पाए जा रहे हैं, घास और कुछ छोटे पौधे जिन्हें कम पानी में भी जीने की क्षमता होती है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है बरखान, बालू कटीला, बालू का टिब्बा है यहाँ पर, और यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार का जनजीवन वहाँ पर होता है। यहाँ पर एक जानवर है जिसे ऊँट कहा जाता है, ऊँट को रेगिस्तान कहा जाता है, क्योंकि ऊँट के पैर में गद्देदार पैड की तरह होता है, बालू में उसका पैर धंसता नहीं है, पैर कठोर नहीं होता है। इसके कारण रेगिस्तान में यह आसानी से चल घूम सकता है। यहाँ के यातायात के साधनों के रूप में इसको उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर जनजीवन काफ़ी कठिन है, चूँकि वर्षा की कमी होती है, फसलों का उत्पादन नहीं होता है, तो यहाँ पर जीने के लायक परिस्थिति बेहतर नहीं होने की वजह से जनसंख्या भी कम पाई जाती है। अब हम तटीय मैदान की चर्चा करेंगे, जो कि देश के दो भागों में बांटा गया। इसे हम पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पश्चिम तटीय मैदान की बात करेंगे, तो भारत में कुल 7,516 किलोमीटर जो है उसका तटीय भाग है। ये दोनों भागों में बटा हुआ है। पश्चिम तटीय मैदान जलमग्न जो तटीय भाग है, ऐसा माना जाता है कि पौराणिक काल में जो हमारा द्वारका नगर था इसी के किनारे स्थित था, अब डूब गया, ख़त्म हो गया। पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो थोड़ा पतला वाला भाग है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान थोड़ा अधिक विस्तृत है। पश्चिमी तटीय भाग संकीर्ण है, पूर्वी तटीय भाग क्या है, फैला हुआ है। यहाँ पर विभिन्न प्राकृतिक जो बंदरगाह हैं, चूँकि समुद्र उथला होने की वजह से यहाँ पे पत्तनों का विकास हुआ है। आधुनिक जो पत्तन है JLN नावाशेवा, मर्मागांव, मंगलोर और कोचीन, कांडला, मझगांव जैसे पत्तन इसी भाग में स्थित हैं। केरल तक यह भाग जो है 3 भागों में बटा हुआ है। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ भाग, काठियावाड़ जिसको बोलते हैं गांधी जी की कर्मभूमि, जन्मभूमि, वहाँ तक का भाग। दूसरा भाग है महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट। तीसरा भाग है कर्नाटक और केरल के मालाबार तट। यह भाग पश्चिमी भाग में पतला है, लेकिन जो हम दक्षिण की ओर जाते हैं इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। यहाँ पर बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ध्यान देने वाली बात है। तटीय भाग में बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अब हम आगे देखेंगे, इस मैप में देख रहे हैं यह जो तटीय भाग है उसको कौन कौन भागों में बांटा गया है। यह कच्छ का रण वाला भाग है। काठियावाड़ जिसको हमने चर्चा किया वो काठियावाड़ का रीजन है। कोंकण तट, फिर उसके बाद में मालाबार तट, केप ऑफ कैप्रिकॉर्न आसान द्वीप, उसके बाद में कोरोमंडल तट, नॉर्दर्न, और फिर उत्कल प्लेन। अब हम आगे चर्चा करेंगे यहाँ पर कौन कौन से पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर बैक वाटर्स पाया जा रहा है। बैक वाटर्स जो है मछली पकड़ने के लिए, और वहाँ पर नौकायन का प्रतियोगिता होता है। यहाँ पर एक विशेष पर्व मनाया जाता है जिसका नाम यहाँ पर रखा गया है नेहरू ट्रॉफी वलाम काली। वलाम काली का अर्थ होता है नौका दौड़, नाव चला करके तेज नौका प्रतियोगिता, नौकायन का प्रतियोगिता है। यहाँ पर महानदी गोदावरी और कावेरी डेल्टा है। यहाँ पर कोई विशेष रूप से हम लोग देखते हैं कि महाद्वीपीय शेल्फ जो है उसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर तक है। पतनों का विकास यहाँ पर नहीं हो सका है, पतनों और पोताश्रय का कमी है। यहाँ पर दिखाया गया इस चित्र के माध्यम से वो नौकायन का प्रतियोगिता का, जिसे हम वहाँ के स्थानीय भाषा में कहते हैं वलाम काली, जिसे हम नौका दौड़ के रूप में जानते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे भारतीय द्वीप समूहों के बारे में। इस मैप में आप देख रहे होंगे जहाँ पर मैं इंगित कर रहा हूँ, इस स्ट्रिक के द्वारा 1 और 2 लिखा हुआ है। ये दोनों 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार में जिसे हम काला पानी की सज़ा प्राप्त करते थे अंग्रेजों के टाइम में, यहाँ पर भेजा जाता था लोगों को सज़ा प्राप्त करने के लिए, और ये हमारा लक्षद्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में जो है हमारा ये लक्षद्वीप समूह अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में जो हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसमें 572 छोटे छोटे द्वीप हैं, बहुत भारी संख्या में। लेकिन अधिकांश द्वीप निर्जन है, वहाँ पर लोगों का बसाव नहीं हुआ है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में वो डूबे। यहाँ पर एक जो है भारत का जागृत ज्वालामुखी बैरन आइलैंड के रूप में जानते हैं, अभी भी सक्रिय है वहाँ पर, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर निक्षेप के रूप में कंकड़ पत्थर और गुलास में से निर्मित है। हम चित्र के द्वारा देखेंगे आगे किस प्रकार बैरन द्वीप सक्रिय है और अंडमान निकोबार में कौन कौन से द्वीप हैं, 2 चित्रों के द्वारा उसे दिखाया गया है। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप में इतना सारा द्वीप है। महत्वपूर्ण द्वीप में कार निकोबार आइलैंड, तरासा, कत्थल, लिटिल निकोबार, ग्रेट, और ये हमारा लक्षद्वीप में है। बहुत सारा द्वीप में तो लोग रहते ही नहीं है, तो उसकी बहुत छोटा होने की वजह से उसको नगण्य करके किया गया, लेकिन उसकी संख्या को हम निर्धारित करते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं बैरन आइलैंड में किस प्रकार ज्वालामुखी का इरप्शन हो रहा है। सक्रिय ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी है, जो भारत का एकमात्र उदाहरण है। यहाँ पर जलीय जीवों के रूप में आप देखते हैं एक शैवाल है, वो जिसको हम लोग कोरल रीफ भी देखते हैं। इस भाग में कोरल एक विशेष प्रकार का जंतु है जो कि सागरीय भाग में पाया जाता है। ये संघाचारी जीव है, कॉलोनी बना के रहता है, समूह में रहता है, तो इस रूप में हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं। अब यहाँ पर केवल 11 द्वीपों पर ही मानव का 36 द्वीपों पर, लक्षद्वीप में 36 द्वीप पर ही केवल आदमी हैं, रहते हैं। सबसे बड़ा जो इसमें द्वीप है मिनिकॉय द्वीप पाया जाता है यहाँ पर। और इसके बाद में हम देखते हैं कि केरल से इसकी दूरी ज़्यादा नहीं है, 280 किलोमीटर है, और अधिकतम दूरी 480 किलोमीटर है। अब इसके बाद में हम देखेंगे शॉर्ट करके प्रश्न उत्तर के रूप में जो पूरे सारांश का होगा पिछली कक्षा का, और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिखाया गया है। बहुवैकल्पिक प्रश्न भी है इसमें, लघु उत्तरीय प्रश्न भी है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है, जिसको आप टेक्स्ट के रूप में PDF फॉर्मेट के रूप में देखेंगे, वो अपलोड कर दिया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर आप उसका अध्ययन करेंगे, जब ज़रूरत हो उसको देखेंगे। और आशा करते हैं कि इस अध्याय में आपने बहुत कुछ सीखा। अगली कक्षा में मैं अगला चैप्टर के साथ आऊँगा। थैंक यू। आप विशेष रूप से इसको लाइक करें, शेयर करेंगे, आप पढ़ेंगे और कमेंट भी करेंगे। कोई संदेह रहा इस चैप्टर से संबंधित तो आप उसका निवारण वहाँ पर प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।